कहते हैं अगर किसी गांव की मिट्टी में बेगुनाहों का खून मिल जाए तो वह मिट्टी कभी सोती नहीं है। राजस्थान के घने जंगलों और पथरीली पहाड़ियों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, कुलभाटा। 18वीं शताब्दी का समय था। चारों ओर सन्नाटा। रात होते ही वहां में हवाओं में अजीब सी सिसकियां और पेड़ों की डालियों से टकराती हुई हवा जैसे किसी भूली बिसरी आत्मा को चेतावनी देती हो। कुलबाटा दिन में साधारण लगता था। कच्चे मकान, मिट्टी की गलियां और खेतों में काम करते सीधे साधे लोग। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, यह गांव किसी और ही दुनिया में चला जाता। गांव के बुजुर्ग कहते थे, सूरज ढलते ही घर के दरवाजे बंद कर लो। जो बाहर रहेगा वो सुबह तक जिंदा नहीं बचेगा। बच्चों को डराने के लिए नहीं, बल्कि सच बताने के लिए। गांव की सीमाओं से थोड़ी दूर रीपर एक छोटी टूटी फूटी झोपड़ी थी। कांटों से घिरी, काली मिट्टी से बनी और हमेशा धुएं से भरी। उस झोपड़ी में रहती थी कोठो, यानी काठो। ठीक है, काठो। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ से आई थी। कोई रिश्तेदार नहीं, कोई अतीत नहीं। बस एक दिन वह आ गई। ले लंबे बिखरे बाल, आंखों में अजीब सी चमक और चेहरे पर ऐसी मुस्कान जो दिल को ठंडा कर दे। गांव की औरतें उसे देखते ही नजरें झुका लेती थी। बच्चे रोने लगते थे और कुत्ते उसकी झोपड़ी के पास जाने से पहले ही दुम दुबाकर भाग जाते थे। शुरुआत में उसे लोग बस एक अजीब सी औरत समझते थे। वह जड़ी बूटियां जानती थी, बीमारों को दवा देती। कभी कभी सच में लोग ठीक भी हो जाते, लेकिन यह हर चमत्कार की एक कीमत होती। धीरे धीरे गांव में अजीब बातें होने लगी। किसी लड़की की तबीयत अचानक बिगड़ जाती, किसी की शादी टूट जाती, किसी के घर में अचानक मौत हो जाती, और हर बार कोठों की झोपड़ी से धुआं उठता दिखता। लोगों ने सुना था काठो काठो अमर होना चाहती थी। उसे बुढ़ापा मंजूर मंजूर नहीं था। मौत से उसे डर नहीं, नफरत थी। कहा जाता था कि उसने किसी तांत्रिक से काला जादू का ज्ञान सीखा था, और उस ज्ञान की आखिरी सीढ़ी थी कुंवारी जवान लड़कियों की बलि। गांव की एक सुंदर लड़की चंपा गायब हो गई। उसकी उम्र मुश्किल से 16 साल की थी। अगले महीने उसकी शादी तय थी। पूरा गांव रात भर उसे ढूंढता रहा, जंगल, कुएं, खेत, हर जगह। सुबह होते ही काठों की झोपड़ी के पास मिट्टी में खून के निशान मिले, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि उस झोपड़ी के अंदर झांकने की। गांव के मुखिया ने कहा शायद जंगल के जानवर उठा ले गए हो, लेकिन हर माँ जानती थी यह झूठ था। इसके बाद एक और लड़की गायब हुई, फिर एक और। हर बार कहानी वही, रात चीख और सुबह खून। कुलवाटा में शादियां रुक गई, लड़कियों को घर से बाहर निकालना पड़ा, मना पड़ा था। माया रात भर जागकर पहरा देती थी, और काठों वो हर दिन पहले से ज्यादा जवान दिखने लगी। उसकी झुर्रियां गायब हो रही थी, उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक आ चुकी थी, जैसे वह मौत को हरा रही है। एक शाम गांव के कुछ लोग हिम्मत जुटाकर उसके पास गए। ये सब बंद कर दे, एक आदमी कांपती आवाज में बोला। काठो हंसी, ऐसी हंसी जो आज भी कुलगाटा की हवाओं में गूंजती है। उसने कहा, "हाँ, अगर मुझे रोका तो यह गांव राख बन जाएगा। मैं मरी तो भी लौटूंगी।" उस रात गांव में किसी ने आंखें बंद नहीं की। कुलबाटा की रातें अब पहले जैसी नहीं थी। चांद निकलता तो उसकी रोशनी भी डराने लगती। कुत्ते बिना वजह रोने लगते और जंगल से आती आवाजें अब जानवरों को नहीं लगती थी। गांव के लोग जानते थे कुछ बहुत गलत हो रहा है, और उस गलत की जड़ें काठों है। अमावस की रात थी। अमावस की रात के दिन आसमान में एक ही तारा नहीं था, जैसे पूरी कायनात ने आंखें बंद कर ली हो। गांव के चार नौजवान, भीमा, रघु, हरिया और देवदास, ने कसम खाई थी कि आज वे सच जान कर रहेंगे। आज अगर आज नहीं देखा, भीमा बोला, "हाँ, तो कल हमारी बहनें नए नंबर पर होगी।" चारों दबे पांव काठों की झोपड़ी की ओर बढ़े। हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ ऐसे हिलने लगे जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें झकझोर रही हो।
झोपड़ी के अंदर एक बहुत धीमी सी लाल रोशनी जल रही थी। चारों ने झरोखे से झांका। अंदर का दृश्य उनकी रूह को हिला गया। काठो जमीन पर एक गोला बनाए बैठी थी। उस गोले में अजीब अजीब चिन्ह बने थे, खून से बने। उसका उसके सामने एक लड़की बंधी हुई थी, मुंह में कपड़ा घुसा हुआ, आंखों से आंसू बह रहे थे। वह लड़की सरोज थी, मुखिया की बेटी। काठों ने मतलब कालो ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम क्री काली काय नमः। उसकी आवाज आदमी की नहीं लग रही थी, कभी भारी कभी फुसफुसाहट सी। उसने खंजर उठाया। खंजर की धार लाल रोशनी में चमक लट उठी। देवदास ने आंखें बंद कर ली। रघु के हाथ कांपने लगे और अगले ही पल एक तेज चीख, खून जमीन पर फैल गया। और उसी पल झोपड़ी की दीवारों से काली परछाइयां निकलने लगी। कालो हंस रही थी। मंत्र पूरा होते ही काठों का शरीर कांपने लगा। उसकी त्वचा और ज्यादा चिकनी हो गई। आंखों में अजीब लालिमा आ गई। वह आसमान की ओर देख कर बोली, मैं मौत से ऊपर हूँ, मैं अमर हूँ। और उसी पल तेज हवा चली। झोपड़ी के बाहर पेड़ टूटने लगे। ये चारों युवक डर की वजह से भाग खड़े हुए। सुबह होते हुई सरोज का शरीर झोपड़ी के पास मिला। अब कोई बहाना नहीं बचा था। गांव के लोग इकट्ठा हुए। औरत रो रही थी, पुरुषों की आंखों में गुस्सा था। मुखिया गरजा, आज या तो ये चुड़ैल को जान से खत्म करेंगे या कुल भाटा खत्म हो जाएगा। गांव वाले लाठियां और आग की मसाले लेकर झोपड़ी की ओर बढ़े। कांटो बाहर निकली, बिल्कुल शांत, बिल्कुल निर्भय। उसने कहा, तुम मुझे जान से नहीं खत्म कर सकते। मेरी आत्मा इस मिट्टी में बसी है। भीमा चिल्लाया, आज देखेंगे। गांव वालों ने उस पर हमला किया। काठों चीखी, आसमान गड़गड़ाया, बिजली गिरी, लेकिन संख्या ज्यादा थी। उसे बांध दिया गया, खींचते हुए गांव के बाहर ले जाया गया। उसकी आंखों में अब डर नहीं, नफरत थी। उसने आखिरी बार कहा, मैं लौटूंगी और तब तुम्हारी पीढ़ियां रोएगी। और फिर उससे जिंदा दफना दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। वाटा के बाहर पुराना शमशान था, वही जगह जहां मरे हुए भी चैन से नहीं सोते। उसी जगह गांव वाले काठों को घसीटते हुए लाए। उसके हाथ पैर रस्सियों से बंधे थे, मुंह से खून बह रहा था, लेकिन आंखें अब भी जल रही थी। मुखिया ने कांपते हाथों से कहा, इसे जलाना नहीं, इसकी राख भी अशुभ है। एक गहरा गड्ढा खोदा गया, काठों को उसमें धकेल दिया गया। मिट्टी डालने से पहले काठो जोर जोर से हंसने लगी, ऐसे हंसी जिसे जैसे सुनकर औरतों ने कान बंद कर लिए। उसने चिल्लाकर कहा, आज तुम मुझे मिट्टी में दबा रहे हो, कल यही मिट्टी तुम्हारे बच्चों का कफन बनेगी। और फिर मुंह पर मिट्टी डाल दी गई। उसकी चीखें धीरे धीरे दम तोड़ गई। लेकिन जब सब कुछ शांत हुआ तो हवा में एक अजीब सी बदबू फैल गई। उस रात कुलभाटा में कोई सो नहीं पाया। आधी रात को शमशान की ओर से खुदाई की आवाज आने लगी, खर खर, जैसे कोई नाखूनों से मिट्टी कुरेद रहा हो। एक बूढ़ी औरत चीखी, वो बाहर आ रही है। सुबह होते ही गांव का एक चरवाहा मरा हुआ मिला। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी, चेहरे पर भयानक डर जमी हुई थी, और उसके गले पर नाखूनों के निशान। लोग समझ गए, काठों मर चुकी थी, लेकिन गई नहीं थी। इसके बाद हर अमावस की रात कोई न कोई जान से खत्म होने लगा। कभी बच्चा, कभी बूढ़ा। कुएं का पानी काला पड़ गया, फसलें सूखने लगी, औरत की गर्भ ठहरान बंद हो गए। कुलभाटा धीरे धीरे मौत का गांव बन गया। लोगों ने उसे देखा, कभी पेड़ों के पीछे या कभी पेड़ों के बीच, कभी खेतों में सिर उल्टा, पैर हवा में और बाल जमीन को छूते हुए। जो भी उसे देखता
3 दिन के अंदर मर जाता। एक तांत्रिक बुलाया गया। उसने शमशान जाकर कहा, इसे जिंदा दफनाया गया है, इसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अब यह रक्त और भय पर जिएगी। उसने चेतावनी दी, या तो पूरा गांव छोड़ दो या इस भूमि को हमेशा के लिए त्याग दो। एक एक करके सभी लोग कुलबाटा को छोड़ने लगे। घर उजड़ गए, दिए बुझ गए। कुछ ही सालों में कुलबाटा एक भूतिया गांव बन गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। समय बदल गया। 18वीं शताब्दी अब इतिहास बन चुकी थी, लेकिन कुलबटा आज भी उसी जगह खड़ा था। टूटे मकान, झुकी हुई दीवारें और हर कोने में जमीन हुई खामोशी। लोग कहते थे, यह गांव खाली नहीं है, यह बस दिखने में सुनसान है। साल था 1987। सरकार ने फैसला किया कि कुलभाटा को फिर से बसाया जाएगा। पास के शहर से कुछ परिवार आए। युवा थे, पढ़े लिखे थे, भूत प्रेत की बातों को अंधविश्वास समझते थे। एक युवक था, राहुल, जो इस गांव में स्कूल खोलने आया था। उसने हंसकर कहा, डर से गांव नहीं छोड़े जाते, डर से लड़ा जाता है। पहली रात राहुल को एक अजीब सा सपना आया। एक औरत, काले बाल, लाल आंखें। वह फुसफुसाई, यह मेरी जमीन है। राहुल हड़बड़ा कर उठा। पूरा शरीर पसीने में डूबा था। बाहर देखा तो शमशान की ओर हल्की रोशनी जल रही थी। दिन में सब नॉर्मल लगता था, लेकिन रात होते ही दरवाजे अपने आप खुल जाते, दिए बुझ जाते, बच्चे नींद में चीखते हैं। एक बच्ची बोली, माँ, काली आंटी आई थी। माँ का चेहरा पीला पड़ गया। एक मजदूर जो शमशान के पास काम कर रहा था, अगली सुबह वो नहीं बच पाया, उसकी जान चली गई और मरा हुआ मिला। उसके चेहरे पर वही डर जो सदियों पहले चरवाहे के चेहरे पर था। गांव में फिर सन्नाटा छा गया। राहुल ने पुरानी किताबें, रिकॉर्ड्स और लोक कथाएं पढ़ी और उससे मिला काठों का नाम, जिंदा दफन, बलि और श्राप। अब राहुल समझ गया, यह सिर्फ कहानी नहीं थी। एक रात राहुल ने खुद देखा कि शमशान की मिट्टी हिल रही थी और उससे एक काली आकृति धीरे धीरे बाहर आ रही थी। उल्टे पांव, लंबे बाल और खून से सना चेहरा। काठों वापस आ चुकी थी। उस रात कुलबाठा की हवा में कुछ बदला सा था। राहुल को लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। हर कदम पर पीछे से सांसों की आवाज आ रही। रात को लगभग 2 बजे राहुल शमशान की ओर पहुंचा। उसके हाथ में पुरानी किताब थी, जिसमें काले मंत्रों से थोड़ा लिखा हुआ था। अचानक से, रुक जाओ, एक भारी आवाज गूंजी। राहुल के सामने काली परछाई उभरी। धीरे धीरे वह परछाई एक औरत के रूप लेने लगी। कालो बाल, काले बाल, सूखी चमड़ी और आंखें जैसे आग से बनी हो। काठो तभी बोली, तुम इंसान हमेशा एक गलती करते हो। तुम सोचते हो मुझे जान से खत्म कर देते हो। उसकी सोच हर दिशा की ओर आ रही थी। मुझे सिर्फ अधूरा छोड़ा गया था। राहुल कांपते हुए बोला, तू अब भी क्यों नहीं गई? काटो हंसी, क्योंकि मेरी साधना पूरी नहीं हुई थी। कालो ने कहा, मुझे अब भी एक बलि चाहिए, एक पढ़ा लिखा, डर को न मारने वाला इंसान। राहुल समझ गया, वह खुद बलि था। अचानक चारों तरफ अंधेरा छा गया। जमीन से हाथ निकलने लगे। राहुल गिर पड़ा। कालो, बोलो, काटो, उसके ऊपर झुकी। आज मेरी अमरता पूरी होगी। राहुल ने आखिरी ताकत लगाकर मंत्र पढ़ा। तेज रोशनी फैली, काठों चीखी, उसका शरीर टूटने लगा जैसे राख हो रही हो। लेकिन वह पूरी तरह खत्म नहीं हुई। काठों की आवाज गूंजी, मैं जान रही हूँ, लेकिन खत्म नहीं हुई। जब लोग फिर भूलेंगे, मैं लौटूंगी। तेज हवा चली, सब शांत हो गया। गांव में कोई भी जान से खत्म नहीं हुआ, लेकिन शमशान में एक नया निशान था। खुली मिट्टी। आज भी कुलवाटा के पास रात में गुजरने वाले लोग कहते हैं, अगर हवा अचानक ठंडी हो जाए और कोई फुसफुसाता है, यह मेरी जमीन है, तो समझ लेना काठो अभी भी जिंदा है। कुछ डर कभी खत्म नहीं होते, बस सो जाते हैं। यह वास्तविक लोक कथाओं और कल्पनाओं पर आधारित है। किसी वास्तविक घटना या स्थान से हम सामान्यतः संयोग मात्र है, क्योंकि ये जगह रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है इस वर्ल्ड में, ठीक है, राजस्थान। तो
आपको ये न्यूज़ स्टोरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जो बताना। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।